राजेरा रेड्डी इंस्टीट्यूट टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 22 मार्च 2024 के दो प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जिसमें से पहला मुद्दा है जल शांति, समृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है या उसका साधन है। क्यों ये हम इस पे बात कर रहे हैं, हालांकि ये टॉपिक जो है द हिंदू में एडिटोरियल में है। हम इस पे क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि आज 22 मार्च है, आज विश्व जल दिवस है और आज का जो विश्व जल दिवस 2024 है उसका विषय है जल शांति, वाटर फॉर पीस, यानी शांति, जल जो है शांति के लिए, जल जो है यानी शांति स्थापित ना करने के लिए जल महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम इसमें जल के और उसके पहलू को समझेंगे कि जल दिवस के रूप में वो विषय क्या कहता है, कैसे जल शांति और संघर्ष को लाने वाला है, कैसे जल सुरक्षा से क्या है, उसको लेकर असुरक्षा की क्या स्थिति है, भारत में जल असुरक्षा की क्या स्थिति है। इन सारे पहलुओं के साथ हम समझेंगे इस मुद्दे को। दूसरा मुद्दा है फैक्ट चेक यूनिट को, जो है जो पीआईबी के तहत फैक्ट चेक यूनिट लाया गया था, सरकार ने 20 मार्च को नोटिफाई किया था, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर इंटरिम रोक लगा दी है, अंतरिम जो है स्थायी जो है स्टे लगा दिया है, क्योंकि वो मामला अभी जो है बॉम्बे उच्च न्यायालय में चल रहा है। ठीक है, तो हम इस मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला है, कैसे नहीं है। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं जल शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए उपयोगी है या साधन है। यह जैसे आपको भी पता होगा कि कहा जाता है कि बिन जल, मतलब जल बिन सब कुछ सूना हो जाता है, दुनिया सूनी हो जाती है, जीवन सूना हो जाता है। और हम जहाँ भी इस पृथ्वी से बाहर जाते हैं तो हम पानी के जो है स्रोत ढूंढते हैं कि अगर पानी का स्रोत है तो वहाँ जीवन जरूर होगा, और ये बताता है कि जल जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर देखा जाए कि सौर मंडल के जो ज्ञात, मतलब सौर मंडल में जो ग्रह हैं उसमें पृथ्वी पर ही जीवन क्यों है, क्योंकि पृथ्वी पर ही पानी है, पृथ्वी का 2/3 से ज़्यादा पानी है, इसीलिए इसको ब्लू जो है प्लैनेट बोला जाता है, क्योंकि पानी जो है नीले रंग के आकार के साथ वो रहता है। ठीक है, तो पृथ्वी का 2/3 हिस्सा पानी है। फिर जल को लेकर जो है जल शांति का या जो है समृद्धि का या विकास का साधन कैसे हो सकता है, क्योंकि जल जो सागरों का जल है उसका उपयोग हम अपने आम जनजीवन के लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम उसका पी नहीं सकते हैं, हम उसको भोजन नहीं बना सकते हैं, हम उससे सिंचाई नहीं कर सकते हैं, हम उससे जो है अपने कह सकते हो डे बाय डे के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं बिना उसको जो है कन्वर्ट किए। ठीक है, यानी खारे जल को मीठे जल में कन्वर्ट किए हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और कहीं न कहीं दुनिया में जल को लेकर एक संकट बना हुआ है, और हालांकि जल के दौरान जो है अगर जल का सही ढंग से मैनेजमेंट किया जाए तो जल शांति को भी, यानी वाटर शांति को भी बढ़ावा देने वाला है, विकास को भी बढ़ावा देने वाला है, समृद्धि को भी बढ़ावा देने वाला है। आज 22 मार्च के दिन जो है जल दिवस, विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है, और उसका थीम है कि शांति के लिए जल, वाटर फॉर पीस। और उसको लेकर जो है हम समझने की कोशिश करेंगे कि यह विषय क्या कहता है, कि कैसे शांति और संघर्ष को शांति को बढ़ावा दे सकता है, संघर्ष को कम कर सकता है, विकास को बढ़ावा दे सकता है। साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि जल सुरक्षा क्या है, जल सुरक्षा की जो है भारत में क्या जो है समस्या है, या जल असुरक्षा की क्या समस्याएं हैं, और उसको लेकर एक महिलाओं के सामने जो है जल असुरक्षा कैसे महिलाओं के लिए दिक्कत करता है और उसको लेकर क्या किया जा सकता है, यानी इसमें डिटेल हम जल और भारत में जल सुरक्षा के संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं शांति के लिए जल। ये इस वर्ष यानी आज जो जल दिवस मनाया जा रहा है उसका जो है थीम है या उसका विषय है। इस वर्ष यूएन वाटर जो है वो, या जो कह सकते हो यूएन की जो जल के संरक्षण के लिए संस्था है, उसका यही विषय है, और ये कहता है कि जो जल जो है वह शांति पैदा कर सकता है, यानी शांति ला सकता है या संघर्ष भड़का सकता है। कब? जब जल दुर्लभ हो जाए या प्रदूषित हो जाए, जब लोगों के पास असमान या कोई पहुंच न हो, तो ये क्या आता है, लोगों के बीच, देशों के बीच तनाव और संघर्ष को बढ़ा सकता है। लेकिन जब ये इक्विटेबली हो जाए, सुरक्षित हो जाए, लोगों के तक पहुंच आसान हो जाए, समान हो जाए, तो यही जल
समृद्धि को बढ़ा सकता है, यही जल विकास को ला सकता है और इस आधार पे यही जल शांति को बढ़ावा दे सकता है। जैसे आज ही के जो है हिंदू में एक आर्टिकल लिखा था जो है जो यूएई के हैं, संयुक्त अरब अमीरात के भारत में राजदूत हैं, उन्होंने जल में सहयोग को लेकर, जल से शांति को लेकर जो है कैसे भारत और यूएई सहयोग कर सकते हैं, इस पर भी एक लेख लिखा है। यानी कहीं न कहीं विभिन्न देशों के मध्य जो है ये जल संरक्षण या जल के प्रोटेक्शन या जल की उपलब्धता या जल की सुरक्षा, अभी देखेंगे जल की सुरक्षा क्या होती है, वो कैसे शांति को बढ़ा सकती है, और अगर उसको कहीं उसमें असुरक्षा है तो वह संघर्ष को बढ़ा सकती है। ठीक है, ये संघर्ष जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बढ़ने से, जनसंख्या के बढ़ने से और सबसे कीमती संसाधन की जो है सुरक्षा और संरक्षण के लिए देशों के भीतर और बीच में एकजुट होने की तत्काल आवश्यकता है। क्योंकि अगर ये संरक्षण में एकजुटता नहीं आएगी, एक साथ नहीं आएंगे, यानी शांति के तरफ इसको ये सबसे प्रकाशीय रिसोर्स के लिए अगर हम साथ में नहीं आते हैं तो यह संघर्ष को भी बढ़ावा दे सकता है। ठीक है, तो चलिए विश्व जल दिवस 2024 की मुख्य बातें क्या है, उसमें जो पहली मुख्य बात है कि जल शांति पैदा कर सकता है या संघर्ष भड़का सकता है, ये उस पे है कि पानी तक जो दुर्लभ संसाधन है, जल है, पानी है, वाटर है जिसे कहते हैं, उस तक जो है लोगों की पहुंच किस तरह से है। जब यह दुर्लभ हो जाए, प्रदूषित हो जाए, लोगों तक पानी को पहुंचने के लिए संघर्ष करते हो तो यह तनाव बढ़ सकता है। कैसे? दुनिया भर में 3 अरब से अधिक लोग राष्ट्रीय सीमाओं से परे जो है जल संसाधनों को क्या करते हैं, साझा करते हैं। यानी कि जल संसाधन जो हम जल अभी करते हैं, झीलों में है, नदियों में है और भी ग्लेशियर्स में है, तो ये सारे जल संसाधन कई बार जो खासतौर से नदियां होती हैं या झील्स होते हैं, वो एक से ज्यादा देशों की सीमाएं के बाहर भी होती हैं। जैसे भारत में ही जो है सिंधु नदी जल समझौता है, भारत पाकिस्तान के बीच जो है विवाद का एक मुद्दा है, ब्रह्मपुत्र का मुद्दा है, राज्यों के बीच जल संसाधन को लेकर मुद्दा है। अभी तो देशों तो छोड़ो, राज्यों के बीच में भी जल संसाधन को लेकर मुद्दा है। दक्षिण के राज्यों की स्थिति तो कावेरी जल विवाद और भी बहुत सारे जल विवाद तो वहां का देखा ही जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 8 अरब की जनसंख्या है, उसमें से 3 अरब की जनसंख्या उन जल क्षेत्रों पर निर्भर है जो कि एक से ज्यादा राज्यों में, एक से ज्यादा राष्ट्रों में उनकी सीमाएं होती हैं। और ऐसे में उसको लेकर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट या सहयोग दोनों हो सकता है। अगर इनमें सहयोग होगा तो ये शांति स्थापित होगी, और अगर सहयोग नहीं होगा, संघर्ष होगा, तो ये बहुत बड़े संघर्ष को जन्म दे सकता है। क्योंकि केवल 24 देशों के पास ही अपने सभी साझा जल के लिए सहयोग समझौते हैं। यानी इतनी बड़ी दुनिया में केवल 24 देश हैं जिन्होंने जल के साझा उपयोग के लिए संधि और समझौते कर रखे हैं। ठीक है, और पानी पर या जल पे सहयोग करके ये बता रहे हैं कि हम हर किसी की पानी की जरूरतों को संतुलित कर सकते हैं और दुनिया को स्थिर करने में या सतत करने में मदद कर सकते हैं। विश्व जल दिवस ये बात पहला ये इसकी सीख है। दूसरी सीख क्या है? समृद्धि और शांति जल पर निर्भर है, ये बता रहा है। दूसरी बात जो है विश्व जल दिवस ये बता रहा है, जैसे जैसे राष्ट्र जलवायु परिवर्तन और बड़े पैमाने पर प्रवासन और राजनीतिक अशांति का प्रबंधन करते हैं, उन्हें जल सहयोग को अपनी योजनाओं के केंद्र में रखना चाहिए। जल कैसे सहयोग और शांति ला सकता है? क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य, समृद्धि, खाद्य और ऊर्जा प्रणालियां, आर्थिक उत्पादकता, पर्यावरणीय अखंडता सभी एक तरह से कार्यशील और समान रूप से प्रबंधित जल चक्र पर निर्भर करते हैं। जल की उपलब्धता, अभी इस वर्ष जो है विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता था, उसकी भी थीम थी वाटर इज फूड, वाटर इज लाइफ। विषय था विश्व खाद्य दिवस, और कहा क्या जा रहा था, वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड। यानी जो हम खाना खाते हैं, हमारा जो जीवन है वो वाटर है। और इसका तो जो हमारा वाटर डे है उस पर कह रहा है कि वाटर फॉर पीस। अगर हमें दुनिया में शांति चाहिए तो वाटर में संरक्षण और उसमें ज्वाइंट मैनेजमेंट की जरूरत है। क्योंकि कहा जाता है कि अगला जो विश्व युद्ध होगा वो वाटर को लेकर ही होगा, और इसलिए वाटर पे जितना से ज्यादा सहयोग, क्योंकि और जो भी संसाधन हैं उनमें, यानी सबसे देखा जाए तो सबसे यही हो गया कि धरती पर जीवन ही इसीलिए है क्योंकि वाटर है। तो इससे ज्यादा जो है कह सकते हैं जीवन से ज्यादा कीमती अगर कोई चीज है तो वो जो जीवन है वही वाटर है।
और वही हमारे लिए सबसे कीमती है। ठीक है, अब जल हमें संकट से बाहर निकाल सकता है, ये भी है कि अब हमें अगर इन संकटों से बाहर निकलना है तो अभी जो बेहतर जल प्रणाली है उसको संरक्षित करने की जरूरत है, तभी ये जल हमें इन संघर्षों से बाहर निकाल सकता है। क्योंकि देखिए, जब रिसोर्स थोड़े हों तो या तो हम उनके लिए लड़ सकते हैं, या तो हम उनके लिए जो है संरक्षित करके उसको और बड़ा बनाने के लिए, उसको बेहतर करके हम आगे क्या हो सकते हैं, सबके जो है विकास कर सकते हैं। तो एक जो समृद्धि और विकास का वाहक है, इसीलिए हम इसे सहयोग के रूप में भी जल को, या जल से जुड़े चुनौतियों को, उसको हम क्या सहयोग के रूप में भी हम देख सकते हैं। जैसे पर्यावरण का चैलेंज दुनिया को एक साथ कोऑपरेट करने के लिए कर रहा है, उसी तरह से जल की भी मुद्दे भी कर सकता है। ठीक है, अगला जो देखें हम ये कि इसमें समझने की जरूरत है कि जल सुरक्षा क्या है, वाटर सिक्योरिटी क्या है। ठीक है, क्योंकि उसी को संरक्षित करने के लिए सारा प्रयास हो रहा है, या लोग कर रहे हैं, या करने की बात ये जल दिवस जो है कर रहा है। तो वाटर सिक्योरिटी क्या है? वाटर सिक्योरिटी की परिभाषा जो यूएन वाटर ने कहा है कि वाटर सुरक्षा लोगों की या जनसंख्या की जो है कार्यात्मक रूप से बेहतर और सतत जल की पहुंच सुनिश्चित करना है, ताकि वो अपना सामाजिक, आर्थिक और जो है आजीविका और मानव कल्याण को सुनिश्चित कर सके। यानी जल सुरक्षा लोगों द्वारा अपनी आजीविका, मानव कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त, स्वीकार्य गुणवत्ता युक्त जल तक सतत पहुंच प्राप्त करने की क्षमता है। यानी लोग अपने जरूरतों के लिए, अपने आर्थिक, सामाजिक और भी जरूरतों के लिए पर्याप्त, गुणवत्तापूर्ण जो है जल के जो स्रोत है उस तक सतत यानी सस्टेनेबल पहुंच उनकी रहे, उसको हम कहते हैं वाटर सिक्योरिटी। और जो वाटर सिक्योरिटी होती है, जल सुरक्षा होती है, यह शांति और राजनीतिक स्थिरता के माहौल में पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए जल संबंधी नकारात्मक बाहरी कारकों जैसे जल प्रदूषण, जल जनित बीमारियों, जल संबंधी आपदाओं के खिलाफ गारंटी युक्त सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यानी कि जल सुरक्षा ये जो चुनौतियां हैं इसको वो मैनेज करती है, उसको उसके प्रति जो है सुरक्षा पैदा करती है। ठीक है, भारत भी यानी देखा जाए कि भारत के लिए जल सुरक्षा की क्या स्थिति है, तो लोग बताते हैं कि यह जो आर्टिकल उसमें लिखा गया था कि भारत जल की असुरक्षा के स्थिति का सामना दुनिया तो कर रही है, भारत भी कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि दुनिया की 18% आबादी हमारे पास है और केवल 4% ही जल का स्रोत दुनिया का हमारे पास है। तो देखा जाए तो भाई 18% आबादी, अगर 18% स्रोत होता तो जो दुनिया का औसत होता वही हमारा होता। लेकिन आबादी है 18% और स्रोत है 4%, यानी कि 18% आबादी को 4% स्रोत के लिए जाना है। तो ऐसा देखा जाए दुनिया के अनुसार हम वैसे ही वाटर स्कैरसिटी में हम हैं। ठीक है, हमें अभी समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ जो है वर्षा से उपलब्धता हो जाती है, ग्राउंड वाटर भी होता है, ग्लेशियर भी होता है, इससे चल जाता है। लेकिन हम वास्तव में देखा जाए तो हम वाटर स्कार्ड स्थिति में हैं और हमारी जो मानसून पे स्थिति है, निर्भरता है, और ये जोखिम भरी हो जा रही है क्योंकि अब जलवायु परिवर्तन ने जो है हाइड्रोग्राफिक या जलवायु विज्ञान को भी परिवर्तन कर दिया है। अभी जो हम उससे जूझ नहीं रहे थे अपने वाटर स्कार्सिटी से, क्योंकि हमारे पास मानसून से वर्षा हो जाती थी, लेकिन अब वो भी समस्याएं उत्पन्न होने लगी है जलवायु परिवर्तन के कारण। और जो भी जल है, हम जो कुल जल का उपयोग करते हैं उसका 72% हम कृषि में उपयोग करते हैं, 16% नगर पालिकाओं द्वारा घरों और सेवाओं के लिए किया जाता है और 12% जो है उद्योग द्वारा किया जाता है। यानी कि हमारा भी जो जल स्रोत है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है कृषि में उपयोग किया जाता है। ये अभी ध्यान रखना है क्योंकि जब हम सुझाव देंगे जल सुरक्षा को, तो हमें इस सेक्टर में भी जल की यानी कृषि क्षेत्र में भी जल की ऐसी प्रणाली पर ड्रॉप मोर क्रॉप या जल संरक्षण के लिए हमें इस पे भी ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अब हम दुनिया के हमारे पास 18% आबादी है, इसलिए अब हम जो है लापरवाही नहीं कर सकते क्योंकि जो जल के रूप में रिसोर्स हमारे पास है वो 4% है और कई सारे राज्यों में ग्राउंड वाटर की स्थिति खराब होती जा रही है। ठीक है,
तो यह जल संकट कैसे जो है भौतिक या आर्थिक संकट हो सकता है, उस पर निर्भर करता है। जैसे तेजी से शहरीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, अस्थिर कृषि पद्धतियां हैं, जलवायु परिवर्तन है, अनियमित वर्षा पर्यटन है, पानी का अत्यधिक उपयोग है, अकुशल जल प्रबंधन, ये सारी चीजें जो है इसमें और चुनौती कर रही है। जल की कमी से पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यप्रणाली भी खराब होती जा रही है और भोजन और जल सुरक्षा को खतरा पैदा होता जा रहा है। और भारत में जल की उपलब्धता पहले से इतनी कम है कि उसे जल संकट के रूप में माना जा रहा है, और यह उपलब्धता और भी 2025 या 2050 तक इसके और भी कम होने की उम्मीद है। यह जो जल असुरक्षा है वह जो है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पूरे समाज को तो कर रही है, लेकिन महिलाओं के लिए जो है खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए एक कुछ ज्यादा ही चुनौती उत्पन्न कर रही है। कैसे? जो आप अगर डेटा देखें, सरकार ने जो जल हर घर जल मिशन चलाया है, जल जीवन मिशन, वह मिशन इसी समस्या को दूर करने के लिए है कि जो हमारे यहाँ जल की असुरक्षा है, यानी सरकार ने बहुत प्रयास किया है। हालांकि जो हमारे पास ऑफिशियल डेटा सर्वे का है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण सर्वे 2021-22 का, उसमें पता चल रहा है कि 41% से अधिक ग्रामीण परिवारों के पास अपने घर में सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल तक पहुंच नहीं है, यानी कि उनके पास स्वच्छ या सुरक्षित पेयजल नहीं है। और उसके वो पेयजल उनके लिए जो उपस्थित होता है वह 200 मीटर से 1.5 किलोमीटर तक एक एवरेज होता है, और यह एवरेज भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकता है। यूपी बिहार के आसपास हो सकता है पास में हो जाए जहां वर्षा जल की संरचना है या पानी की कमी नहीं है ग्राउंड वाटर की। पंजाब में, राजस्थान में ज्यादा हो सकता है, किसी पहाड़ी क्षेत्र में और ज्यादा हो सकता है। तो ये ज्योग्राफिकल भी अंतर है, और जो है कहीं ना कहीं ये स्कार्सिटी है। और ये जो स्कार्सिटी होती है इससे होगा क्या? देखिए, जल अगर आपके घर में है या उस तक आपकी पहुंच सुनिश्चित नहीं होगी तो बगैर जल के तो काम चलेगा नहीं, ठीक है। और चलो उस प्रदूषण और सारी चीजों को छोड़ दो, मान लिया स्वच्छ जल जो है आपके घर से 1 किलोमीटर दूर है, तो उसको लाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? याद रखिएगा, हमारे सामाजिक व्यवस्था में जो व्यक्ति जो आर्थिक कार्य करता है उसको उतना महत्व मिलता है, और ऐसे में जो गैर आर्थिक कार्य हो चाहे वो कितने भी जरूरी हो वो उनको मिलेगा जो सामाजिक रूप से कम डोमिनेंट हो या सामाजिक रूप से उनके कार्य की वैल्यू कम हो। इसलिए देखेंगे कि जल लाने की प्राइमरी जिम्मेदारी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की होती है, बच्चियों की होती है। और जब महिलाएं बच्चियां इस जल को 1-1, 1.5 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर अपने घड़े और इस तरह से लाती हैं, तो उससे होता क्या है? उससे ये होता है कि जो बच्ची पढ़ने जा सकती है वो पढ़ने नहीं जा पाती है, वो खेल सकती है वो खेल नहीं पाती है, जो महिला थोड़ा सा आराम जिंदगी में पा सकती है वो नहीं कर पाती है, कुछ उत्पादक कार्य कर सकती थी वो नहीं कर पाती है, और यात्रा के दौरान कई सारे लैंगिक जो है हमलों का भी उसको सामना, छेड़छाड़ का भी सामना करना पड़ता है। और ये कहीं ना कहीं ये स्थिति जो है महिलाओं के लिए, जैसे जल सुरक्षा जो है महिलाओं के रोजमर्रा के जीवन, घरेलू गतिशीलता और सामाजिक रिश्तों को जो है क्या करती है, प्रभावित करती है। इसीलिए सरकार ने हर घर जल या जल जीवन मिशन शुरू किया है, ताकि ये जो वाटर सिक्योरिटी है वो तो है ही है, लेकिन जो महिलाओं के लिए वाटर सिक्योरिटी कुछ अलग पहलू लेकर आता है। ये सारी चुनौतियां आम लोगों के लिए भी आता है, लेकिन इनकी स्थिति के कारण इनको अलग से लेकर आता है, उसको ध्यान में रखकर लाया गया है। अब भारत में जल सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो देखिए, जल की जो सुरक्षा है, जल उपलब्ध के जो स्रोत हैं हमारे पास कम हैं, तो हम उन्हें और कम न होने दें और कोशिश करें कि उनको और बढ़ाया जा सके। तो जल के स्रोत क्या क्या हैं? देखिए, अगर जल के स्रोत के रूप में देखें तो 2 तरह के जल स्रोत माने जाते हैं, एक ब्लू वाटर माना जाता है, एक ग्रीन वाटर माना जाता है। ब्लू वाटर जो होता है वह तालाब में होता है, नदियों में होता है, ग्लेशियर्स में होता है, पॉन्ड में होता है, ग्राउंड वाटर में होता है। और जो ग्रीन वाटर होता है वह जो है मिट्टी में, बायोमास में, पौधों में, इस तरह की चीजों में जो होता है वो ग्रीन जल या हरा वाटर किया जाता है। और हमें अगर जल की सुरक्षा चाहिए
तो इन दोनों तरह के वाटरों पर संरक्षण, यानी हम अपने बायोमास की भी सुरक्षा करें, हम अपने ग्रीनरी को भी सुरक्षित करें, हम अपने मिट्टी के भी जो मिट्टी में भी उपस्थित जल को उसमें भी कंटेमिनेट न होने दें। और सुरक्षा का मतलब ये नहीं कि उपलब्धता, उस वो प्रदूषित भी हो गया, हम कह रहे बहुत बड़ा तालाब है, बहुत पानी भरा है, लेकिन अगर वो प्रदूषित हो गया, हमारे उपयोग के लिए नहीं रहा, तो वो अनुपलब्ध हो गया या असुरक्षित हो गया। क्योंकि वैसे देखा जाए तो बहुत ज्यादा दुनिया में जल है सागर के रूप में, लेकिन वो हमारे किसी काम। जो सुरक्षित जल है, स्वच्छ जल है, पेयजल वाला जल है, ताजा जल है, उसकी बात की जा रही है। और ये दो रूपों में पाया जाता है, ग्राउंड वाटर के रूप में, यानी नहीं सॉरी ग्रीन वाटर और ब्लू वाटर के रूप में। ठीक है, तो जो अब हम जो इन दोनों के संरक्षण को लेकर, जैसे अब मेन जो है ब्लू वाटर की बात करें, या जो हम उपयोग करते हैं दिखाई देता, जिसका हम सामने से उपयोग करते हैं, बाकी बायोमास तो पौधे और उस तरह की यूज करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो पौधों के लिए है। मानव से जो जुड़ा हुआ है उसमें यह है कि हम वर्षा जल संरक्षण पे प्रयास कर सकते। एक तो जल को प्रदूषण से बचाओ, एक्सेस दोहन नहीं करना है, और साथ ही साथ वर्षा में के जो जल को संरक्षित करना है। हमें ऐसी प्रणाली अपनानी है, ऐसी कृषि पद्धति अपनानी है, क्योंकि 72% उपयोग जल का कृषि क्षेत्र में हो रहा है। तो हमें ऐसी प्रणाली अपनानी है, जो कृषि की ऐसी प्रणाली अपनानी है जो जल का कम से कम उपयोग करे। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसको लेकर जो है जो प्रमुख प्रणालियां हैं, जैसे कि स्प्रिंकल है, जैसे कि टपकन विधि है, या नहीं कुछ तो काउंटर विधि होती है। ये कुछ विधियां हैं जिसके तहत कम से कम जल का प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा कृषि उत्पादित की जा सकती है। साथ ही में हमारे मौसम अनुकूल खेती की जाए, जलवायु के अनुकूल खेती की जाए, ताकि एक्सेस वाटर का जो है कंजर्वेशन किया जा सके। जैसे पंजाब में बार बार क्यों ये विद्वान लोग कहते हैं कि वहां पे धान की जगह जो है कोई दलहन और तिलहन की खेती की जाए, क्योंकि पंजाब में वाटर टेबल बहुत ही डार्क स्थिति में चला गया है, और वो ऐसी स्थिति रही तो 2032 तक वो 300 मीटर से नीचे चला जाएगा, जहां के बाद वो पानी किसी काम का नहीं होता, न उपयोग कर सकते हो, न कुछ कर सकते हो। साथ ही साथ हम जो वाटर हार्वेस्टिंग है, जो वर्षा का जल है उसका सही करें। वर्षा के जल को हम अगर मिट्टी में, बायोमास में संरक्षित कर सके तो ग्रीन वाटर के रूप में हमारे कृषि के लिए उपयोग हो सकता है। तालाब बना के कर सकते हैं, वाटर रिचार्ज करा के एक्स-टू इन-टू करके, कुल मिला के हम वर्षा जल संरक्षण के द्वारा ही जल का पुनर्भरण कर सकते हैं, उसकी वृद्धि कर सकते हैं, और जुडिशियस यूज या न्यायपूर्ण तरीके से उपयोग करके कृषि क्षेत्र में जो है, उद्योग में, जो घरेलू में, उसमें रिसाइकलिंग भी पद्धति करके जो है हम जल की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। और आज जल दिवस में हमें याद रखना है कि हमें जहां तक हो सके जल को बचाने और संरक्षित करने की जरूरत है, क्योंकि कहा जाता है बिन पानी सब सून, पानी नहीं है तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और ये वो चीज है जिसकी खोज हम किसी भी ग्रह पे जाते हैं तो सबसे पहले करते हैं कि वहां पे पानी है तो वहां पे जीवन है। तो समझ लीजिए, जब तक पानी है तभी तक जीवन है, तभी तक भोजन है। इसलिए इसको संरक्षित करने पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अभी कुछ क्षेत्रों को छोड़ के हमारा जल के उससे बहुत ज्यादा वास्ता नहीं पड़ा है, लेकिन जल कैसे संघर्ष को बढ़ाता है, अगर इसमें कोई गांव के लोग होंगे तो वो कनेक्ट कर सकते हैं कि कैसे सिंचाई के लिए लाठी डंडे चलते रहे हैं, या जहाँ पे रिसोर्स कम होता है उसको संरक्षित करने के लिए, कुएं तालाबों की रक्षा के लिए किस तरह से जो है संघर्ष चलते रहते हैं। वही सारी चीजें जो है इस आर्टिकल की प्रमुख बातें हैं। ठीक है, दूसरा जो आज हम चर्चा करेंगे उस पे है कि भारत सरकार ने जो है एक पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के तहत एक फैक्ट चेक यूनिट जो है उसको नोटिफाई कर दिया है। अपने एक आईटी एक्ट के तहत जो रूल था, उस रूल में जो है सरकार ने अप्रैल 2023 में ये रूल में चेंज किया था। और उसमें जो है एक तो व्यवस्था की थी कि गेमिंग पर रोक की, या धोखाधड़ी की रोक पर जो है, उसमें गेमिंग के तहत जो लॉटरी आदि चीजें होती है या जो जुआ होता है उस पे। दूसरा लाया था कि जो सरकार की आलोचना की जाती है उसमें ये ध्यान रखा जाए कि वो फेक न्यूज को आधार बनाते हुए, यानी जो फेक न्यूज है उसको रोकने को लेकर किससे फेक न्यूज, सरकार से जुड़े फेक न्यूज को रोकने को लेकर पीआईबी के तहत एक फैक्ट चेक यूनिट बनाया गया था। और उसका काम क्या है कि अगर उसको लगता है कि सरकार से जुड़ी कोई सूचना गलत है, असत्य है, झूठी है, भ्रामक है, तो वह जो इंटरमीडियरीज हैं,
गूगल, मेटा या इस तरह की उन पर कह सकता है कि वो उसे हटा ले, और आईटी एक्ट के धारा 69 के तहत उन्हें उसे हटाना पड़ता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा एक आप कह सकते हो कि आलोचना है कि ये हमारे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचा सकता है, या उसको रोक लगाने की बात की जाती है। इसको लेकर जो है कमल कामरा एक स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, और एडिटर गिल्ड और कई सारे लोग जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में गए हैं, और वहां पे जो है वहां की एक हाई कोर्ट की पीठ ने जो है इंटरिम राहत इस पे स्टे नहीं दिया है, और उसके बाद सरकार ने 20 मार्च को नोटिफाई किया था, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट में इस नोटिफिकेशन पर जो है स्टे ऑर्डर दे दिया गया है, और इसलिए यह मुद्दा चर्चा में हो गया है। तो आइए चलिए पहले देखते हैं कि मामला क्या है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च को यानी कल संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी आईटी नियमों के संचालन पर रोक लगा दी है, जिससे सरकार को फैक्ट चेक यूनिट एफसीयू के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर फर्जी समाचार या फेक न्यूज की पहचान करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैक्ट चेक यूनिट जो स्थापित की गई थी पीआईबी के तहत, उस पे रोक लगा दी है। ये है, तो फैक्ट चेक यूनिट क्या है जरा हम उसको समझें जो चर्चा में है। तो देखिए, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने 20 मार्च को एक फैक्ट चेक यूनिट को प्रेस सूचना ब्यूरो के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में अधिसूचित किया है। यह क्या है कि इसके पास वो अधिकार है कि सोशल मीडिया साइटों पर केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों से संबंधित गलत जानकारी को चिन्हित करने की इसको शक्ति दी गई है, और उसके बाद अगर कोई गलत सूचना है तो वो उनसे कह सकती है कि हटा देना है, और वो कानूनन बाध्यकारी हैं कि वो उसे हटाएंगे। ठीक है, और देखा जाए तो अप्रैल 2023 में अधिसूचित ये जो सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 है, ये पहले था, इसमें 2023 में अप्रैल 2023 में संशोधन किया गया था। उसमें यह कहा गया था कि सरकारी व्यवसाय से यानी पब्लिक जो है गवर्नमेंट बिजनेस से जुड़े हुई संबंधित ऑनलाइन सामग्री की तथ्य जांच करने के लिए जो है एक कानूनी तंत्र पेश किया जाएगा, और वो कानूनी तंत्र क्या है, वही है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के तहत एक स्वायत्त निकाय, एक जो है कह सकते हो कि कानूनी निकाय एक बनी है, जो इस तरह के सोशल मीडिया पे जो समाचार हैं उसको चेक करेगा, और उसको लगता है कि सरकार से जुड़ी हुई चीजें गलत है तो वह उन्हें हटाने के लिए कह सकता है, और ये लोग हटाने के लिए उसमें जो है बाध्यकारी है। ठीक है, अब प्रश्न है कि ये तो कोई ठीक बात है कि अगर भाई आप कहीं भी कोई भी चीज जो है गलत तथ्य और फेक न्यूज तो नहीं फैला सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, लेकिन जो आप झूठ तो नहीं बोल सकते हैं, आप किसी के साथ डिफेमेशन तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप सरकार की जो नीतियां हैं उसको तोड़ मरोड़ को या जो है ही नहीं उसको तो नहीं कर सकते हैं। तो इस आधार पे तो देखता है कि ये यार ये तो गलत, ये इसमें क्या बुराई है, ये तो ठीक चीज है। लेकिन कुछ लोग इसके बारे में ये कहते हैं कि ये गलत है। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं कि जो लोग अपील किए हैं उन्होंने क्या आधार दिया है, और कुछ और आधार हैं हम उनको देखते हैं। तो देखिए, फैक्ट चेक यूनिट का विरोध क्यों हो रहा है, क्योंकि इन परिवर्तनों से लोगों को ये चिंता है, खासतौर से जो एडिटर्स गिल्ड और इस तरह के जुड़े संस्थाएं हैं, कि सरकार इसके जरिए जो है एक तरह से वही वकील है, वही जज है, वही आर्बिट्रेटर है। यानी सरकार से जुड़ी कोई न्यूज होगी, अगर उसमें कोई तथ्य होगा, अगर उसमें कोई तथ्य सरकार को पसंद नहीं आएगा तो पीआईबी कह देगा कि ये फेक है, और वो उसको हटवा देगा कहां से, सोशल मीडिया से। और इस तरह से देखा जाए तो जो मीडिया की भूमिका है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में, वो अपनी भूमिका निभा नहीं पाएगी। भूमिका क्या है, सरकार से या जो भी लोगों को जो है जागरूक करना, और सरकार अपनी बुरी हुई जो सरकार की कोई आलोचनात्मक चीज होगी तो वो उसको कह सकती है। अब ये प्रश्न है कि सरकार, आपको लग रहा होगा कि ये इसमें क्या बुरी बात है भाई, जो सही रहेगा, ये कैसे निर्धारित होगा कि सरकार जिसे फेक कह रही है वो फेक ही है या जो है ऐसे है। यानी कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि ये सरकार सोशल मीडिया पे अपने से जुड़े मैटर को क्या कर सकती है, सेंसरशिप ला रही है, जो कहीं ना कहीं वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से मिसमैच है। और यह जो है कहीं ना कहीं याचिकाकर्ताओं ने कहा कि ये जो नियम है वह संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1)(a) और (g)
वाक और अभिव्यक्ति 19(1)(a) है, और जी जो है व्यापार और उस तरह की करने की चीज है, क्योंकि मीडिया व्यापार भी करती है। तो इसी 19(1) और जी से ही मीडिया भी उसमें गवर्न होती है। और अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के जो है धारा से 79, इन सब का उल्लंघन करता है, और इस आधार पे इसको जो है किया गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में क्यों रोक लगाई उसको तो बताते हैं। इसमें जो मेन है, जैसे लोगों को लगता है यार अगर इसको सरकार को फेक ही करना है, सपोज दैट कि अगर कोई सोशल मीडिया पे कोई फेक चीज करती है, अगर या कोई गलत सूचनाएं दी जाती हैं, तो सरकार तो उसकी जरूरत क्यों पड़ी अलग से एक फैक्ट चेक यूनिट बनाने की। भाई सरकार अभी भी पीआईबी जो है, जैसे कोई सोशल मीडिया पे या किसी न्यूज़पेपर में कोई गलत सूचनाएं रहती है, तो सरकार उसको क्लैरिफाई कर दे, मीडिया के सामने जो है प्रेस ब्रीफिंग कर देती है, प्रेस ब्यूरो में कर सकती है, सोशल मीडिया पे कर सकती है। उसको लेकर एक ऐसे सेंसरशिप ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ गई। ठीक है, और दूसरे कहीं ना कहीं सरकार इसके जरिए जो है अपनी जो आलोचना है उसको रोकना चाहती है, और ऐसे में क्या होगा, जो हमारा मतदाता है उसकी जागरूकता नहीं हो सकती है। ठीक है, देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इसके फैक्ट चेक यूनिट पर रोक क्यों लगाई। देखिए ये मामला जो है अभी प्राइमरीली चल रहा है बॉम्बे हाई कोर्ट में, जो है मुंबई हाई कोर्ट नहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट, उसका नाम है बॉम्बे हाई कोर्ट, उसका नाम अभी चेंज नहीं हुआ है, वहां पे चल रहा है। और वहां पे यही जो धाराएं हैं, ये जो तर्क है, ये वहां भी दिया गया है। वहां पे 2 जजों की बेंच थी, उनकी इसमें इंटरिम रोक लगाना था, और इसके वैधानिकता संवैधानिकता पे तो प्रश्न चिन्ह उसको जांच करना ही था। उसमें से एक जज ने इसको रोक लगा दिया था कि इस पे इसको स्टे लगा दिया था। दूसरे जज ने कहा कि नहीं। तो जब 2 हो गया, तो तीसरा व्यक्ति जब उसमें जोड़ा गया, तो उसमें अभी वो मुद्दा चल रहा है कि इसमें क्या किया जाए, लेकिन इस पे अंतरिम राहत देने से, स्टे लगाने से मना कर दिया गया, और उसके बाद सरकार ने इसे नोटिफाई कर दिया था। तो अभी लोग उस फैसले के विरुद्ध कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आते उसके पहले ही नोटिफाई कर दिया था। इसको लेकर ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, और वही आधार किसकी, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और इसको देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने जो है बॉम्बे हाई कोर्ट के 11 मार्च के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें फैक्ट चेक यूनिट की स्थापना पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि फैक्ट चेक यूनिट भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्र भाषण को प्रभावित कर सकती है, करेगी या नहीं करेगी, लेकिन ये कर सकती है, क्योंकि ये बता रहा है कि ये जो चुनाव है, ये गंभीर संवैधानिक प्रश्न इससे जुड़े हुए हैं, और इन प्रश्नों पर जब तक चीजें नहीं की जा सके, जब तक जांच अच्छे से न की जाए, इसको लागू करने की कोई जल्दबाजी नहीं है, इसलिए इस पे इंटरिम ऑर्डर लगा दी है कोर्ट ने। अब एक प्रश्न इससे और जुड़ जाता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित करने के पहले उस पर स्टे लगा सकती है। देखिए अमूमन जो भारत की व्यवस्था है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट को, जैसे संसद है, संविधान के तहत वो कानून बनाती है, ठीक है, उसका काम है कानून बनाने का, और सुप्रीम कोर्ट उस कानून की जांच कर सकती है संवैधानिकता के दायरे में। ठीक है, अब ये प्रश्न है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में, संसद ने कोई कानून बनाया, तो मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो प्राइमी फेसिया जो है सुप्रीम कोर्ट ये मान के चलती है कि ये कानून संवैधानिक होगा, और जिसने इसके चैलेंज किया है वो प्रूव करे कि ये मामला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या ये कानून अवैध है। तो जनरली सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट, अदालत या हाई कोर्ट, जो भी संवैधानिक कोर्ट्स हैं, वो इस तरह पर स्टे लगाने से बचती रही हैं, क्योंकि दोनों के अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं। वो ये मान के चलती हैं कि एक जो हमारे यहाँ कानूनी व्यवस्था है कि जो संसद है, अगर वो कानून बनाए है तो प्राइमी फेसिए वो सही ही होगी। ठीक है, उसको प्रूव करने की जिम्मेदारी जो याचिका करता है उनकी होगी कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक, यहां के मामले में जो है, अभी देखिए मामला डिसाइड भी नहीं हुआ है, फिर भी इंटरिम ऑर्डर क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे पहला तो जो ये रूल्स है, ये संसद के बनाए हुए रूल्स नहीं है। संसद के एक एक्ट के तहत सरकार को एक जो है पावर दिया गया है रूल बनाने की, उसके तहत, यानी ये कार्यपालिका के नियम हैं जो कि एक्ट को प्रभावी करने के लिए लागू किए हैं। तो ये एक्ट पे रोक नहीं है, उसके प्रावधानों पे रोक है। ठीक, तो इसलिए ये आसान है, इसमें कार्यपालिका पे कोई बहुत वो नहीं है, इसलिए ज्यादा इसको उसमें। और दूसरा पहलू कि
कोर्ट उस पर उस मामले में भी रोक लगा देती है जब उसको लगता है कि कहीं ना कहीं संवैधानिकता जो है या जो असंवैधानिकता का कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ स्पष्ट लक्षण दिखाई देने लगता है। या जैसे इसी मामले में देखा जाए कि जो जस्टिस पटेल थे जिन्होंने 148 पेज का जजमेंट अपने उसमें निर्णय में 148 पेज का लिखा है कि क्यों ये संवैधानिक नहीं है या मूल अधिकारों का कैसे ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। तो उसको कोट करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा है कि इसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि देखिए संवैधानिकता का जो है न्यायमूर्ति पटेल से जीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह अनुमान लगाया जा सकता है कि न्यायमूर्ति पटेल की विस्तृत 148 पेज का फैसला हालांकि एक खंड जो है असंवैधानिकता की स्पष्ट खोज है। यानी उन्होंने 148 पेज में कहीं ना कहीं गहराई से देखा होगा और वो मामला चल रहा है। तो ये जो रोक इसलिए है कि जब भी मामला उस पर हाईकोर्ट विचार कर रहा है, जब तक विचार कर रहा है और कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि एक जज ने 148 पेज का फैसला इस पे रोक लगाने के लिए कहा था, तो कहीं ना कहीं इसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंतरिम रोक लगा दी है। ठीक है, चलिए आज इतना ही हम इसको देखते हैं, बाकी कल मिलते हैं। जो भी आपके प्रश्न रहा करे आप लोग उससे पूछा करिएगा। इसका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नमस्कार।